एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। सो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और आप इसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर के नाम से जानते हैं, इसको पढ़ रहे थे। हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था याद है? एटॉमिक रेडियस वगैरह ये सब कवर हो चुका था। एटॉमिक रेडियस कवर करने के बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी को कवर किया था। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है आज इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे। अगर आप इससे पहले जानते थे तो भी आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर की कई बारीकियों को आज हम ओपन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेज क्लास बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पहले इस वर्ड को ही समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता क्या है। एज यू नो, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल और एफिनिटी का मतलब होता है दोस्ती, अफेक्शन। तो कुछ एटम्स होंगे जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ तो सभी का दोस्ती होता है। एक एटम है, उसका खुद का भी इलेक्ट्रॉन होता है, उसके साथ तो दोस्ती सबका है। बट अगर एक एटम किसी नेबरिंग एटम का, नेबरिंग एटम मतलब उसके बाहर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ दोस्ती करे, उसको अट्रैक्ट करे अपने तरफ, तो उसे ही हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि आपको पता है हम खुद से तो प्यार करेंगे, सभी कोई अपने आप से तो प्यार करता ही है। जो नहीं करता है वो किसी को प्यार करने लायक नहीं होता है। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि खुद से प्यार करो। लेकिन अगर फिर वो दूसरा से भी प्यार करता है तब जाके ये वर्ड आता है एफिनिटी। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। पहला लाइन, दोज एटम्स हुज न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट कंप्लीटली स्क्रीन्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। ऐसे एटम्स, बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए एटम को बनाते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, ये रहा एटम का न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, और भी सेल हो सकते हैं। फिर से पढ़ रहे हैं, दोज एटम्स हुज न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट कंप्लीटली स्क्रीन्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। स्क्रीन्ड, नॉट कंप्लीटली स्क्रीन्ड मतलब मान के चलिए कि ये एटम है और इस एटम के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसे आप न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। आप जानते हैं इसे आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। इस न्यूक्लियर फोर्स को कम करने के लिए अंदर के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यस और नो, इनर इलेक्ट्रॉन, जिसे आप यहां पे इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को कह रहे हैं कि यहां पे प्रेजेंट मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो क्या कर रहा होगा, ये जो अट्रैक्शन है इसको क्या कर रहा होगा? कम कर रहा होगा। तो बोल रहा है अगर ना करे, ध्यान से, आई रिपीट, दोज एटम्स हुज न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट कंप्लीटली स्क्रीन्ड। समझ में आ रहा है? बढ़िया से स्क्रीनिंग जो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब आप सिग्मा का वैल्यू जिसका क्या हो? कम हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्लेटर कांस्टेंट, ऑफर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसा होता है, अगर स्क्रीनिंग ठीक से नहीं कर पाता है, तो ये न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर अच्छा खासा फोर्स लगा पाता है, अट्रैक्शन कर पाता है। नॉट ओनली दिस इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो अदर इलेक्ट्रॉन्स, और आप कह सकते हैं आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये है, क्या आपको समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन तब ज्यादा होगा जब यहां पर स्क्रीनिंग अच्छा से नहीं होगा। स्क्रीनिंग अच्छा से नहीं होगा मतलब सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। अगर सिग्मा क्या है ये आप नहीं जानते हैं तो स्लेटर कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है वो भी बताया हुआ है, और थ्योरी में भी इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉपिक का नाम है, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बढ़िया से देख लीजिए। तो अगर ये स्क्रीनिंग कम कर पाएगा तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अच्छा से अट्रैक्ट कर पाएगा, और साथ में अगर कहीं बाहर में कोई आवारा इलेक्ट्रॉन मिले, आवारा इलेक्ट्रॉन मतलब समझ में आ रहा? कौन सा इलेक्ट्रॉन आवारा? ऐसा कोई एटम जिसके सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये न्यूक्लियस अच्छा से खींच नहीं पा रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
यहां पे कोई एटम है, इस एटम का खुद का इलेक्ट्रॉन ये है, बट इस इलेक्ट्रॉन को संभालने में इस न्यूक्लियस को दिक्कत हो रहा होगा, तो इसको हम कह दे रहे हैं आबारा इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को भी ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर पाता है। कब ऐसा हो पाता है? जब किसी एटम में अच्छा से स्क्रीनिंग नहीं कर पाया इलेक्ट्रॉन्स, तब ऐसा हो पाता है। व्हेन द सिचुएशन अराइजेस, ये समझाएं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है अभी तक नहीं समझे हम, क्लियर है कि नहीं? सिनेरियो समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सच एटम्स कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स इफ दीज आर अवेलेबल विद इन देयर इफेक्टिव फील्ड्स टू न्यूट्रलाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ द न्यूक्लियस। अब चलिए और थोड़ा सा डिटेल में आता है, सेकंड पॉइंट को समझते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि एक एटम है, ये क्या करेगा कि बाहर में प्रेजेंट कोई आबारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये तब कर पाएगा जब इसका यहां पर जो स्क्रीनिंग है वो कम होगा, मतलब सिग्मा कम होगा। यहां तक तो हम समझ चुके हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इस बात को समझते हैं। ये कह रहा है इस सिचुएशन में सच एटम कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स, बाहर में जो आबारा इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है। इफ दीज आर अवेलेबल विद इन देयर इफेक्टिव फील्ड्स। इफेक्टिव फील्ड्स क्या है? मतलब मान के चलिए एक एटम यहां पर है और एक एटम यहां पर है। हो सकता है ये एटम इस एटम का इलेक्ट्रॉन को ना खींच पाए, हो सकता है कि यहां के इलेक्ट्रॉन को खींच पाए। मतलब ये है कि अपना इस एटम का अपना एक फील्ड होगा जिस जगह पर ये इफेक्ट को सोक कर पाएगा। ऐसा नहीं, हाँ हो सकता चलिए एक एटम है, ये एक एटम है, यहां पर ये एटम इस एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा, बट थोड़ा दूर अगर चले गए हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन को ना खींच पाए। विद इन देयर फील्ड मतलब समझ में आया? विद इन देयर इफेक्टिव फील्ड मतलब समझ में आया कि काफी ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, नेबरिंग होना चाहिए, पास में होना चाहिए। नेबरिंग मतलब पड़ोसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे बहुत दूर में जाकर के कोई इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर रहे, उस इलेक्ट्रॉन को कोई एटम खींच दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर, समझ में आया? आई रिपीट, सच एटम कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स इफ दीज आर अवेलेबल विद इन देयर इफेक्टिव फील्ड। इफेक्टिव फील्ड समझ में आ गया? टू न्यूट्रलाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ऐसा क्यों करता है? टू न्यूट्रलाइज देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियस। चलिए अब शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसा क्यों करता है? ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या है? ऐसा करने के पीछे एक ही रीजन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को न्यूट्रलाइज करना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है थोड़ा समझना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए थोड़ा सा फिजिक्स में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको ने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है। मान लीजिए ये एक मास है m1, लेट सपोज ये एक मास है m2। क्या इन दोनों के बीच कोई फोर्स लगता है? यस। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसे आप कैसे लिखते हैं? Fg, दैट इज Gm1 m2 बाय r स्क्वायर इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज masses are r। अगर दो मास के बीच का डिस्टेंस r है तो इसे लिखते हैं। तो दो मास के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम दो मास के बीच का जो फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ लेके चल रहे हैं। अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स हो, अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स हो, लेट सपोज देयर इज अ चार्ज q1, देयर इज अ चार्ज q2, इट मे बी प्लस, इट मे बी प्लस, इट मे बी माइनस, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब ये दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन हो सकता है। फिलहाल प्लस और माइनस है तो दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्लियर है कि नहीं है? और अगर दोनों प्लस होगा तो दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर दोनों माइनस होगा तो रिपल्सन होगा। आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी अगर दो चार्ज के बीच में कोई अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, उसी फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है कि नहीं? वापस आ जाए हम अपना टॉपिक पे। चलिए, तो कह रहा है सच एटम कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स इफ दीज आर अवेलेबल विद इन देयर इफेक्टिव फील्ड्स टू न्यूट्रलाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को कहां मिल रहा है? जरा देखिए, दो न्यूक्लियस के बीच में देखने को मिलता है। कैसे? मान के चलिए ये एक एटम है
और इसके जस्ट नेबर में एक और एटम है। क्लियर है कि नहीं है? यहां का जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव है और यहां का जो न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। ये इसको धकेलेगा, ये सॉरी इधर नहीं, ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा। तो ये चार्जेस के बीच का फोर्स है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। अगर ये पॉसिबल हो जाए, अगर ये होने दिया जाए, तो ये एटम्स पास पास कभी रहेंगे क्या? अगर एटम्स पास पास नहीं रहेंगे तो ये जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है ये एटम से बना हुआ है, ये सब्सटेंस तुरंत खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि एटम्स तो पास पास हैं, इसमें होना नहीं चाहिए। इस हिसाब से इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है कि ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को तो रिपेल करता है, बट इसी के साथ इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई एटम सिर्फ न्यूक्लियस से नहीं बना है, एटम के न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी है। अगर न्यूक्लियस को वो पुश करके दूर लेके जा रहा है, उसी साथ में इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल भी कर रहा है, सो दैट दे आर को एग्जिस्टिंग, एक साथ दोनों रह पा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, समझ में आया? टू न्यूट्रलाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था दोनों के बीच में, जो इसको धकेल करके दूर ले जाना चाह रहा था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ताकि दोनों दूर दूर ना जाए। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। आगे हम चलते हैं, अब आपका जो टॉपिक है उसके तरफ चलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब मेन मुद्दा पर आते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। तो हमने कहा कि कोई एटम, अगेन हम बता रहे हैं, बार बार बताएंगे जब तक आपका दिमाग में सारा चीज ना चला जाए, कि कोई एटम बाहर के किसी आवारा इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स आपको दिख रहा है, इसे ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो अट्रैक्शन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन पे? खुद का इलेक्ट्रॉन पे नहीं, खुद का इलेक्ट्रॉन से तो सबको प्यार है। किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। और एक बात, थोड़ा फिजिक्स पे आगे और चलना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है यहां पर? सर अट्रैक्शन हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, अट्रैक्शन वर्ड को और क्लियर कर लीजिए। बच्चा, जब भी अट्रैक्शन होगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं पर भी जब भी अट्रैक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। अगर ये एटम इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। अगर किसी से एनर्जी रिलीज हो जाएगा तो उसमें जो पहले से एनर्जी था उसमें कमी आएगा, और एनर्जी में कमी आने से एटम में स्टेबिलिटी आएगा। याद रखिएगा, जिसके पास कम एनर्जी है वो ज्यादा स्टेबल है, पहले भी बता चुके हैं हम। तो जब भी अट्रैक्शन होता है, इससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, और जब भी एनर्जी रिलीज होता है वो क्या कहलाता है? स्टेबल कहलाता है। जस्ट इसके अपोजिट, अगर रिपल्सन हो जाए, अगर रिपल्सन हो जाए, भाई रिपल्सन होने से क्या होता है? एनर्जी रिलीज नहीं होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उससे क्या होता है? उसका एनर्जी बढ़ जाता है, और एनर्जी बढ़ने से वो अनस्टेबिलिटी के तरफ आगे बढ़ता है। ध्यान रहेगा इस बात का। केमिस्ट्री में हर जगह ये एप्लीकेबल है, नॉट ओनली इन दिस केस, हर जगह याद रखिएगा। अट्रैक्शन मतलब एनर्जी रिलीज, मतलब स्टेबल। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो अट्रैक्शन हो रहा है, इससे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। ध्यान दीजिएगा, हम थर्ड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। लिखा हुआ है, एनर्जी इज ऑलवेज लिबरेटेड व्हेन, एनर्जी इज ऑलवेज लिबरेटेड whenever there is a force of attraction offered by an atom or ion, and this energy is called electron gain enthalpy। इसको ऐसे लिखते हैं, सिंबल यहां पे आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, यहां पे लिखते थे डेल्टा एच ई जी। ई जी मतलब समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन। और डेल्टा एच का मतलब हो गया यहां पर इंथैल्पी। इंथैल्पी मतलब एक तरह का एनर्जी। क्लियर है कि नहीं है? सुनो ध्यान से, कि जब भी
किसी इलेक्ट्रॉन को कोई एटम अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं, बाहर के किसी इलेक्ट्रॉन को, बार बार कह रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या होने वाला है? एनर्जी रिलीज होने वाला है। और जो एनर्जी रिलीज होगा उसी एनर्जी को हम कौन सा एनर्जी कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्यों इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? क्योंकि ये बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इस एनर्जी का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और ये जो हो रहा है अट्रैक्शन, इसका क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अलग अलग जगह अलग अलग बताया जा रहा है, तो हम आपको क्लियर कर दी। जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट जो एनर्जी इससे रिलीज हो रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA लिख देते हैं हम, और इससे जो एनर्जी बाहर निकल रहा है उसको हम डेल्टा HEG लिख दे रहे हैं। समझ जाइएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? तो एग्जाम में सवाल आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो हमने इसके लिए आपको डेफिनेशन लिख के दिया है, ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन: द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपना नहीं, बाहर का किसी का, व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम। ये बात जब हम आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा रहे थे या आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे कि इस एटम को क्या होना पड़ेगा? न्यूट्रल होना पड़ेगा, गैसियस होना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं यार? इस एटम को क्या होना पड़ेगा? गैसियस एटम, न्यूट्रल होना पड़ेगा सबसे पहला बात, और दूसरा क्या? गैसियस होना पड़ेगा, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ले सकता है। आपको पता है किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना टफ है, उसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? गैस में। सिमिलरली किसी एटम के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालना भी टफ है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर फेज और गैसियस फेज फर्स्ट। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, डेफिनेशन ऐसे लिखिएगा: द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम। किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, उस सिचुएशन में जितना एनर्जी रिलीज होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और जो अट्रैक्शन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन एंड द बैकग्राउंड। इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम बातों को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम, किसी न्यूट्रल एटम में जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, देन सम एनर्जी इज रिलीज्ड, कुछ एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन है आपके पास, एक एटम होना चाहिए, O2 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मॉलिक्यूल नहीं। ऑक्सीजन वो भी गैसियस एटम है, गैस लिख दिया ब्रैकेट में। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बाहर से आया, ऐड हुआ, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O-, अभी भी ये किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में, एनायन बन चुका है। और जैसे ही ये एनायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड होगा, अट्रैक्शन हुआ, इससे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। जितना एनर्जी रिलीज होगा उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, EA1 कह सकते हैं इसे। क्लियर है कि नहीं है? EA मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहां पे एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ये जो एनर्जी आपको दिख रहा है ये क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, बाहर की तरफ हमने दिखा दिया। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? जब पहले से एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड हो चुका है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन केस ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। यहां पे एनर्जी क्या हो रहा था? एनर्जी रिलीज हो रहा था, और यहां पे क्या हो रहा है? एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। ऐसा क्यों होता है? तो कह रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अभी समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास ये मान लीजिए 1 है, ठीक। अब आपके पास ये है O- है। अब आप इस पे क्या कीजिएगा? इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले से इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है,
और एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन और इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन नहीं होगा क्या? आने देगा क्या? नहीं आने देगा। और अगर आने नहीं देगा और आप जबरदस्ती लेकर के जाएंगे इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के अंदर, तो यू हैव टू अप्लाई द एनर्जी। एनर्जी इस समय एब्जॉर्ब होगा, ना कि खुद से रिलीज होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर जो बनने वाला है वो NiOH2 माइनस गैस बनेगा, और जो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने वाला है इसे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, बट यहां पर एनर्जी क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 जो होगा इसे आप डेल्टा H भी लिख सकते हैं बच्चे। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H। क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव। यहां पर डेल्टा H EG है ना, डेल्टा H नहीं, डेल्टा H EG, पॉजिटिव की नेगेटिव। बताओ जरा, रिलीज हो रहा है, जो रिलीज होता है उसको नेगेटिव लिखते हैं। आपको पता है ये बात? पता है नहीं? क्लास 10th में तो पढ़े हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक सब पढ़े हैं कि नहीं? ये क्या हो रहा है? एनर्जी इससे रिलीज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? एक्सो की एंडो ऑलरेडी निकल रहा है, एक्सोथर्मिक। क्लियर है कि नहीं? अगर हीट निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक बोलेंगे, लेकिन हीट ही निकलेगा जरूरी नहीं है ना, एनर्जी निकलेगा बोल रहे हैं, एक्सो एनर्जिक बोल सकते हैं आप इस चीज को। क्या? एक्सो एनर्जिक। तो यहां पर क्या होगा? नेगेटिव होगा डेल्टा H का वैल्यू, जो भी हो, कितना है हमको नहीं पता, बट नेगेटिव होगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक्सो एनर्जिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? एक्सोथर्मिक क्यों लिखने से बच रहे हैं हम? समझ में आ रहा है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट एनर्जी निकलना, यहां हम बोल रहे हैं एनर्जी निकल रहा। यहां पर क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का मतलब हो जाता है एंडो एनर्जिक। ध्यान रहेगा, एग्जाम में आता है। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्या होता है? एक्सो एनर्जिक होता है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो एंडो एनर्जिक होता है। क्यों? समझ में आना चाहिए। पहला इलेक्ट्रॉन तो खुशी खुशी अट्रैक्ट किया और अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को रख लिया, लेकिन जैसे सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तब भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद एनर्जी दे करके इसको ऐड कराना होगा, सो दैट सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडो एनर्जिक, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां तक समझ में आ गया है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है? ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिख रहा है कि जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भाई साहब, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा का मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अरे अट्रैक्शन ज्यादा मतलब एनर्जी रिलीज ऑब्वियसली ज्यादा। आपको पता है, ऑलरेडी बोल चुके हैं, अट्रैक्शन ज्यादा, एनर्जी रिलीज ज्यादा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पे वही बात कह रहा है कि एनर्जी रिलीज होगा जब इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को खुद में लिया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ने से तुरंत अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन आएगा, और किसी न्यूट्रल एटम पे जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो क्या बन जाता है? एनायन बन जाता है। लिख रहा टेंडेंसी टू चेंज इनटू एनायन। आपसे हम अगर इस तरह से पूछ लें कि फ्लोरीन है, और आपसे हम पूछ ले ये क्लोरीन है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के फ्लोराइड आयन बनाता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्लोराइड आयन बनाता है, लेकिन आपसे हम ये पूछ लें कि कौन जल्दी बनता है? सवाल हो सकता है कि नहीं? ये फ्लोरीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके फ्लोराइड आयन बनाएगा, ये क्लोरीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके क्लोराइड आयन बनाएगा। इस बारे में बात हो रहा है यहां पर कि टेंडेंसी टू चेंज इनटू एनायन किसका ज्यादा है, कि जल्दी से F माइनस बनेगा कि जल्दी से Cl माइनस बनेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आंसर ये है कि जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा या जिससे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, उसका टेंडेंसी ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? इस सिचुएशन में हम इन दोनों का डिबेट करके अभी आपके सामने नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है फ्लोरीन, अभी इसीलिए नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? समझ में आया कि टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू टू चेंज इनटू एनायन उसका ज्यादा होगा जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं हम। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस याद रखिएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू निकालना बहुत ही टफ होता है। इसीलिए क्या किया जाता है? द वैल्यूज हैव बीन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट्स।
तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है वो निकाला जा सकता है, बट किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है वहां पर? थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। और थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट क्या है? आपका एक चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स, वहां हम पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है? थर्मोडायनामिक्स, इस वर्ड का मतलब समझ में आ रहा? थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स मतलब फ्लो, जहां पर हीट फ्लो होता है उसके बारे में चर्चा उस चैप्टर में होगी। और उसके हेल्प से हम यहां पर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू निकालते हैं। दैट इज नॉट इन आवर कवरेज, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए कि कैसे निकाला जाता, आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली निकालना बहुत टफ है, बट थर्मोडायनामिक के कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको अप्लाई करके हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। दैट इज आवर लेटर कंसर्न, बाद में हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में, आगे बात करते हैं। हाँ, लेकिन इसका यूनिट याद रखिएगा, इट इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निकालने का जो यूनिट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन पोटेंशियल को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते थे, याद कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने वाला कहानी था वो, और यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाला कहानी है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको भी निकालते हैं हम। क्लियर है कि नहीं? ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कह रहा है? द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको पता है ना? पता है क्या होता है? स्टेबल होता है, और इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी फर्क पड़ता है। क्या कह रहा है? द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेस आर एज्यूम्ड टू बी जीरो। जितने भी इनर्ट गैसेस है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम क्या एज्यूम करके चलते हैं? जीरो एज्यूम करके चलते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, कोई एटम जब बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, तो अट्रैक्शन कब करेगा? जब अपने पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अपने पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे हम। जब मेरे पास ही खुद बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, या कंप्लीट जितना होना चाहिए उतना है, सफिशियंट है, तो हम क्यों अट्रैक्ट करेंगे? तो इनर्ट गैसेस में क्या होता है? लिखा है बिकॉज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता लास्ट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP6 एंड अनेबल टू एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन, एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। कोई भी आप इनर्ट गैसेस को देख लीजिए, जैसे कि आप हीलियम का अगर हम बात करें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे इनर्ट गैसेस जो हैं सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP6। बस इसका क्या होता है? NS2, N की जगह कितना होता है? 1 आप कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2s2 2p6। यहाँ क्या होता है? 3s2 3p6। यहाँ क्या होता है? 4s2 4p6 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हीलियम में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो NS2 NP6 कहाँ से आएगा? लेकिन पूरा भरा हुआ है ना, फुलफिल्ड है ना, बस फुलफिल्ड है तो जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके पास है, सो दैट देयर इज नो लव फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो अफेक्शन फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी वजह से जितने भी इनर्ट गैसेस है उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या एज्यूम किया गया है? जीरो एज्यूम किया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर है कि नहीं? सभी इनर्ट गैसेस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जीरो एज्यूम करते हैं हम। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है, द वैल्यू फॉर एल्कली मेटल्स आर बिटवीन 0 एंड 1। जितने एल्कली मेटल्स है, एल्कली मेटल्स मतलब हो गया आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बोलो जरा फटाफट। हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब क्या हो गया? एल्कली मेटल्स। ये सारे एल्कली मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सब का क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एज्यूम टू बी 0, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? 1 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है? लिथियम में NS1, याद आ रहा है ना? NS1 यहाँ पे होगा, लेकिन बाबू 2s1
1s1 मत कर दीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में 1s1 होता है, उसके नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे क्या है, लिथियम। सर हाइड्रोजन तो छोड़ दिए, हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है भाई, वहां रखा हुआ है, एल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन को रखा हुआ है, बट उसके नीचे से शुरू होता है आपका एल्कली मेटल। ये क्या होगा ना सर, 3s1, ये क्या होगा 4s1, ये क्या होगा 5s1 एंड सो ऑन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो आ ही सकता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसके बाद तो आना मुश्किल है, इसलिए इसका वैल्यू 0 से 1 कंसीडर किया जाता है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है। आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बोले सर एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स जस्ट उसके बाद है ना, एल्कली मेटल्स के बाद वाला जो ग्रुप है वो क्या है, एल्कली अर्थ मेटल्स। उसमें क्या आपको देखने को मिलता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। R0 इन दोनों का 0 होता है, लेकिन सर एल्कली अर्थ मेटल्स तो और भी बाकी सब है, वो सब का 0 क्यों नहीं होता फिर? तो दोनों के बारे में बात करेंगे हम। यहां लिख रहे हैं बेरिलियम मैग्नीशियम, उसके नीचे क्या होगा, बेरिलियम मैग्नीशियम, बोलो रे फटाफट, कैल्शियम, बोलो जल्दी जल्दी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम, फटाफट दिमाग में आना चाहिए वो चीज़ें, शुरुआत में ही बोल दिए हैं कि याद कर लेना है आपको, ठीक है ना। तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम, ये हो गया आपका एल्कली अर्थ मेटल्स। और हम कह रहे हैं सिर्फ इन दोनों के लिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एज्यूम टू बी 0, बाकी सब के लिए 0 नहीं होता है। सवाल है ऐसा क्यों, तो लिख रहा है इन दोनों के लिए 0 क्यों होता है, तो देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, सिंस दे हैव कंप्लीट NS2 कॉन्फ़िगरेशन व्हिच कैन नॉट एकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, व्हिच कैन नॉट एकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के पास क्या खास बात है, तो ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, लिथियम के जस्ट बगल में होता है ना, लिथियम के बाद बगल में बेरिलियम, तो क्या हो जाता है 2s2, इसमें क्या हो जाता है 3s2, इसमें क्या हो जाता है बोलो 4s, वेरी गुड, क्या हो जाएगा 4s2, इसमें 5s2 एंड सो ऑन। सर ये दोनों फुलफिल्ड आप बोल रहे हैं, ये सब भी तो फुलफिल्ड है। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, लेकिन याद रखिएगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया से पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा 1s 2s 3s 4s एंड सो ऑन। 2s के साथ साथ 2p भी होता है, 3s के साथ साथ 3p होता है और 3d भी होता है, 4s के साथ साथ 4p 4d 4f भी होता है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा। अगर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ठीक है, लेकिन और जगह है, 2p में खाली जगह है, 2p में खाली जगह है। अगर 3s में भर रहे हैं तो फिर 3p और 3d में खाली जगह है, और अगर 4s में भर रहे हैं तो 4p 4d 4f में खाली जगह है। आप देख पा रहे हैं यहां तक कंसीडर कर दिया गया है कि चलो ठीक है स्टेबिलिटी आ रहा है, लेकिन यहां काफी ज्यादा जगह है। 4s में इलेक्ट्रॉन भरने के बावजूद यहां पर एक्स्ट्रा काफी जगह है, 4p 4d 4f यहां भर गया तो क्या हुआ, इसमें भर लेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, बोले सर 4s तो फिर 3s में क्यों नहीं, 3s के बाद भी तो जगह है, बोलो हाँ कि ना। लेकिन बच्चा याद रखिएगा कि अगर आप ध्यान दें एटम के ऊपर, तो ये न्यूक्लियस हमने बनाया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ऑर्बिट्स बनाया हमने। तो आप अगर देखें 1s यहां मिलेगा आपको, 2s यहां मिलेगा, 3s यहां मिलेगा, 4s यहां मिलेगा। आप ध्यान दीजिए कि जितना मतलब 1s 2s 3s 4s धीरे धीरे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से ये दूर जा रहा है। अगर ये न्यूक्लियस से दूर जा रहा है मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ के प्रति, इस जगह के प्रति जो इलेक्ट्रॉन का प्यार है, न्यूक्लियस का प्यार है, वो कम होता जा रहा है। दूर जाने से इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ तक जाते जाते इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन है वो कम होता गया, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को कहाँ से अट्रैक्ट करेगा, खुद का इलेक्ट्रॉन संभालेगा कि दूसरा का इलेक्ट्रॉन संभालेगा, बताओ जरा फटाक से, खुद का। बट 3 तक क्या होता है कि खुद का इलेक्ट्रॉन को आराम से संभाल पाता है,
क्लियर है कि नहीं है? तो इसीलिए ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ तक अगर इलेक्ट्रॉन है, आराम से खुद का इलेक्ट्रॉन संभाल पा रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी खींच ही लेगा। लेकिन जैसे ही 4s में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो काफी ज्यादा दूर हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन को खुद का संभालने में उसका एनर्जी यूज हो जाता है, तो बाकी दूसरा को क्या खींचेगा। समझ में आ रहा कि नहीं भाई? इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए एनर्जी यूज होता है, पता है ना? एनर्जी लिबरेट होता है, आपने सुना होगा, एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी रिलीज हो रहा मतलब यूज कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा। जब भी वर्क होता है तब एनर्जी रिलीज होता है ना। तो यहां पे 4s के इलेक्ट्रॉन को, खुद का 4s के इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए काफी एनर्जी यूज हो चुका है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है, आगे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो सकता है। आगे बात करें क्या ये दोनों को आप याद रख लेंगे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होता है, लेकिन बाकी सबका जीरो नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली एकदम सेम इसी तरह का, जब आप पी ब्लॉक में जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, द वैल्यूज फॉर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर वेरी लो, जीरो नहीं बोल रहा, कम होता है, काफी कम होता है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। अगर हम देखें नाइट्रोजन फॉस्फोरस, क्या क्या होता है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी मतलब एसबी, बिस्मथ, सबको लिखे हमने। लेकिन यहां का बारे में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो काफी कम होता है, लो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2Np3 हाफ फील्ड होता है। देखिए लिखा हुआ है लो, बिकॉज दे ऑल्सो हैव हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स। ये तो पूरा भरा हुआ, लेकिन ये पूरा भरा हुआ नहीं है। नाइट्रोजन का अगर हम बात करें तो सेकंड पीरियड में है, सो दैट आप कह सकते हैं 2s2 2p3 होता है। यहां पे क्या हो जाएगा 3s2 3p3, और यहां पे क्या हो जाएगा 4s2 4p3। समझ में आ रहा? एंड सो ऑन। तो आप सेम केस जो हमने इसके बारे में भी आपको समझाया, सेम बात यहां भी लागू होता है कि यहां भी सभी जगह हाफ फील्ड है, मान रहे हैं, लेकिन 3p ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस का कि 4p ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस का? 3p ऑब्वियसली, इसको आराम से संभाला है तो भाई ठीक है, बढ़िया बात है। इसको आराम से संभालने पर तो दूसरा कैसे संभालेगा? क्लियर है कि नहीं है? तो सेम बात है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का काफी कम होता है, बट आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। बाहर से इलेक्ट्रॉन को खुद अट्रैक्ट कर सकता है। अट्रैक्ट तब करेगा ना उसके पास जब जगह रहेगा रखने के लिए। आपको पता है 4s 4p 4d भी होता है, 4f भी होता है, जगह है इसके पास रखने के लिए। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बातें इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया, एक बार रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने भी इनर्ट गैसेस हैं उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम जीरो एज्यूम करते हैं। जितने एल्कली मेटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को 0 से 1 के बीच कंसीडर करते हैं। एल्कली अर्थ मेटल में 2 एलिमेंट्स याद रखिएगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 0 कंसीडर करते हैं, या काफ़ी कम कह सकते हैं, बाकी सबका ज़्यादा होता है। और आप अगर पी ब्लॉक में चले जाइएगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और उसके ग्रुप वाला को, तो सिर्फ नाइट्रोजन फॉस्फोरस का काफी कम होता, बाकी सबका ज्यादा होता, क्योंकि इसके पास जगह है। क्लियर है कि नहीं? अभी इस स्लाइड में सिर्फ इतना ही बातें हमने किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, उन बातों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अब अफेक्ट कर सकता है। फैक्टर्स, जो फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को चेंज कर सकता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है वो बदल सकता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ना है हमें? फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा क्या क्या कारण हैं जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में चेंजेस आ सकते हैं? तो सबसे पहला कारण ने लिया है एटॉमिक साइज। आप सोचिए एक बार जरा, किसी एटम का साइज अगर ज्यादा है, अगर किसी एटम का साइज ज्यादा है तो न्यूक्लियस है बीच में, इलेक्ट्रॉन काफी दूर है उससे, खुद का इलेक्ट्रॉन को संभालने में उसको दिक्कत होगा, तो फिर बाहर के इलेक्ट्रॉन को वो ऐड कैसे करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एटम का साइज ज्यादा है, अगर एटम साइज में बड़ा है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कम करेगा। यही ना हुआ? तो हमने डायरेक्टली ये बात लिखा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिस एटम का साइज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना कम होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना,
खुद का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में ही इसको दिक्कत होगा, क्योंकि काफी बड़ा हो चुका है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर जा चुका है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो दैट आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे जैसे साइज बड़ा होता है न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कम कर पाता है ना। तो यहां लिख दिए हैं ब्रैकेट में हमने इस बात को कि एज न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस। जब किसी एटम का साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटता है, और खुद का इलेक्ट्रॉन को संभालने में जिसको दिक्कत है दूसरा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों करेगा? सिंपल सी बात है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। क्लियर है कि नहीं? अब अगर इसी ट्रेंड को हम अपने पीरियोडिक टेबल में अप्लाई करें तो आपको पता होना चाहिए, जब हम ग्रुप वाइज मतलब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। यस और नो? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से साइज इंक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। तो याद रखिए आज से कि टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं किसी भी ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। सिमिलरली अगर हम पीरियड वाइज बात करें, पीरियड वाइज मतलब हो गया लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है। अब इसमें भी प्रॉब्लम है कई सारे, आपको पता होना चाहिए कि इनर्ट गैस में सर सबसे राइट साइड में है लेकिन वो बड़ा होता है, उसके पीछे कारण है कि नहीं? वंडरवाल रेडियस होता है उसमें, वो सब पे नहीं जा रहे हैं हम, सीधा सीधे ट्रेंड का बात कर रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। आपको पता होना चाहिए कि सेल का नंबर तो नहीं बढ़ता बट न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस वजह से जो खुद का इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने के वजह से साइज अगर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट क्या होता है? बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम आएगा, एक जगह पर आएगा, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है एक्सेप्शन में। अगर आप ध्यान दें, एक ग्रुप को लिख रहे हैं हम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हैलोजेंस को हमने लिखा है टॉप टू बॉटम। आप यहां पे क्या कह रहे हैं कि सर टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है? हाँ सर, एकदम फ्लोरीन से बड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा है ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा है आयोडीन, आयोडीन से बड़ा है एस्टेटिन। नो इश्यू विद दैट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाना चाहिए? घट जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगा मतलब क्या है? समझ मारा? साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता जाएगा। तो किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है? सबसे फ्लोरीन का। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर एस्टेटिन का। समझ मारा? एज पर द ट्रेंड सेज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होना चाहिए? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटिन। ये ट्रेंड कह रहा है। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है फ्लोरीन के साथ, एक्सेप्शन हमने यहां लिखा है, देखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। मतलब यहां पर ये जो आपने लिखा है इस चीज को खाली बदलना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ऐसा इसके पीछे कारण क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है कि व्हाई फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन in spite when we go from top to bottom in a period electron affinity decreases। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज करता है। बट फिर भी ऐसा है, तो ऐसा क्या है? ऐसा कारण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, रीजन हमने यहां लिखा है, इट इज ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। इस बात का ध्यान दीजिएगा, नॉट स्मॉल साइज, हियर इट इज रिटन वेरी स्मॉल साइज। फ्लोरीन का जो साइज होता है काफी छोटा होता है। चलो इस बात पर डिबेट कर लेते हैं हम। फिर ये बात समझ में आ गया है? क्या चेंज होगा समझ में आ गया? कारण पर चल रहे हैं अब हम। ठीक है, कह रहा है कि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है, और अगर फ्लोरीन पे ध्यान दे तो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जरा बताओ फटाक से? 9 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि 9 प्रोटॉन्स है। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाए तो क्या बनाएंगे? 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा? 4 हो गया है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। ये है, ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। तो इसमें कितने सेल हैं? 1 सेल और ये 2 सेल। ये हमने न्यूक्लियस बनाया, 1 सेल 2 सेल, बस इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। होता यह है कि इसका पास जितना इलेक्ट्रॉन है ये काफी न्यूक्लियस के क्लोज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स
काफी डेंस होता है। पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इन विच नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मतलब एक जगह बहुत पास पास होता है इलेक्ट्रॉन्स वहां पे, एंड रिपेल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन देयर बाय रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसका खुद का जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी डेंस्ड है, कंसंट्रेटेड मतलब एक जगह पे काफी ज्यादा है। इस वजह से जो न्यूक्लियस इसके पास है, ये न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट जिस फोर्स से करेगा, क्या वो करने देगा? खुद के पास इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है और एक ही जगह पर डेंस्ड है, फैला हुआ नहीं है। किसी का साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अगर होता भी है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फैला हुआ होता है। लेकिन चूंकि इसका साइज काफी छोटा है तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी एक जगह पे काफी ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्जेस पूरा भरा हुआ है। तो जो प्लस चार्ज है दैट इज न्यूक्लियस, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है बट अट्रैक्ट नहीं कर पाता है ड्यू टू दिस कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो आज से याद रखिएगा इस बात को कि फ्लोरीन छोटा नहीं, बहुत छोटा है। क्लियर है कि नहीं? और बहुत छोटा होने की वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके न्यूक्लियस को चारों तरफ से एकदम बढ़िया से घेर के रखा है, तो वो न्यूक्लियस किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कहां से अट्रैक्ट करेगा? बढ़िया सिल्ड बना के रखा है, ये कह सकते हैं। इस वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाता है, सो दैट जो होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाता है। यही कारण है, क्योंकि इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को अच्छा से घेर के रखा है। क्लियर है कि नहीं? रीजन हमने लिख दिया है, एक बार और पढ़ देते हैं। इट इज ड्यू टू the very small size of fluorine in which negative charges are highly concentrated and repelled the incoming electron, thereby reducing the force of attraction of nucleus towards the extra electron. nucleus जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन रखता वो नहीं रख पाता है बिकॉज ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? तो ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। ये हम लिख देते हैं, आगे जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पढ़ाएंगे तो फिर से ये कंफ्यूजन आपके पास आएगा, इसलिए अभी से ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या और कोई कारण है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अफेक्ट कर सकता है? तो नेक्स्ट जो कारण है न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? तो आपको पता है, कोई न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को, सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज अच्छा है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छा से संभाल सकता है, तो भाई बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी अच्छा से अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे डायरेक्टली लिख रहा है, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ रहा है? वैसे आप जान सकते हैं इसका जो फंडा है इस पर वैलिड हो रहा है। क्या आप देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है? पता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। यस और नो? लेफ्ट टू राइट क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होने की वजह से हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। तो यही कारण है, लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है उसके पीछे कारण क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। सर एक्चुअली लेफ्ट टू राइट क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इस वजह से साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फंडा इससे रिलेटेड है, पीरियड से रिलेटेड है। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो कारण है वो क्या है? स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट। आपको भी पता है स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट क्या है? जब न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसी समय सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसी समय अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं? रिपेल कर रहे होते हैं। अपना इलेक्ट्रॉन को ही न्यूक्लियस खींच नहीं ठीक से पाता है। अगर शिल्डिंग बहुत तगड़ा होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन को संभालने में इसको दिक्कत होगा, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को कहां से संभालेगा? इसका मतलब अगर शिल्डिंग ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये बात यहां लिखा हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर किसी का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। क्लियर है कि नहीं? ये बातें सब आपस में कनेक्टेड ही है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट साथ में एक और रीजन है, ध्यान रखिएगा। यहां लिखा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट अपॉन the type of orbital in which electron is added. टाइप ऑफ ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो रहा है, ये भी एक फैक्टर है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हम कर रहे हैं, कोई एटम अगर कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन आके किस ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? अगर वो s में आके इंटर कर रहा है, s ऑर्बिटल में आके इंटर कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी ज्यादा होगा। कारण क्या है?
क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के काफी करीब होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर p, फिर d, फिर f। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन अगर s में आ रहा है तो वहां पर आने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर कहां पर आ गया, s ऑर्बिटल में आ गया ना, तो मान के चलो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुआ होगा न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस का सबसे पास कौन, s ऑर्बिटल। और वो s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन आकर के रुका है, इसका मतलब काफी ज्यादा अट्रैक्शन हुआ है, और अगर काफी ज्यादा अट्रैक्शन हुआ तो काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हुआ होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये बात यहां पे लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। द वैल्यू इज ग्रेटर व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटर्स s ऑर्बिटल। जब s ऑर्बिटल में आकर के इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो काफी ज्यादा वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कह सकते हैं, या जो एनर्जी रिलीज होता है उसका बारे में बात हो रहा है। और धीरे धीरे क्या होता है, एंड डिक्रीजेस सक्सेसिवली फॉर p, d एंड f ऑर्बिटल्स। और धीरे धीरे s से दूर गया p तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, फिर d थोड़ा सा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, फिर f तो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रॉन f में आना आसान है, उससे थोड़ा तकलीफ d, उससे थोड़ा तकलीफ p, और उससे भी थोड़ा तकलीफ s में। अगर s में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब समझो कि काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुआ होगा, तब जाके s में आया होगा, क्योंकि सबसे करीब तो न्यूक्लियस का कौन है, s ऑर्बिटल होता है। क्या ये पूरा कहानी क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ के हमें फायदा क्या हुआ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन आर पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर है कि नहीं? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या फिर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे हैं उससे हमें क्या फायदा मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पॉइंट हमने लिया है। क्या कह रहा पॉइंट देखिएगा, ये अगर कहीं किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, एरो ऊपर की तरफ का मतलब ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है। लिख रहा है कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इजीली। यही बात है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी का ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जल्दी कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन खुद जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है, अगर मान लीजिए कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। और कौन सा वाला आयन बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। तो लिख रहा है यहां पर दे फॉर्म एनायन एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। यहां तक तो समझ में आ गया कि दे फॉर्म एनायन। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो किसी से जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद खुद क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा उसके पास। एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का मतलब होता है आयनिक कंपाउंड। डरना नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, अरे सर किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ऐसा बंदा वो ढूंढेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे कि मान लीजिए कि Cl- एक एनायन बना है तो वो Na+ खोज करके चला जाएगा। Na+ और Cl- के बीच में आयनिक बॉन्ड, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखिएगा ऐसे एलिमेंट्स जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिमाग में डालो फटाफट, ऐसे एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है वो फटाक से एनायन बनाता है और आयनिक कंपाउंड भी जल्दी से जल्दी बनाता है। क्लियर है कि नहीं है? दूसरा बात यहां लिखा हुआ है, दीज एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट करता होगा उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रॉन को देता है, माने इलेक्ट्रॉन को खुद से निकाल देता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्योंकि जैसे ही किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो प्लस हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो माइनस आ जाएगा, इसीलिए नाम क्या दे रहे हैं इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन कोई निकाल रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है ये लोग, फटाक से माइनस चार्ज आ जाता है इन लोगों के पास, एनायन बना लेता है ये लोग। नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा
कि अगर किसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला बला क्या है, तो क्लास 10 पे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपने ये बात पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये भी साथ में जरूर पढ़ा होगा। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका रिवर्स कर देते हैं रिडक्शन में। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के जगह पे रिडक्शन में क्या बोल देंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा और भी बातें हमने पढ़ाया है आपको। अगर आप क्लास 10 में यहाँ पे पढ़े हैं तो आपको पता है, बाकी आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आई डोंट नो, लेकिन जनरली बताया ही जाता है, क्योंकि आप अगर सीबीएसई से बिलोंग कर रहे हैं तो आई थिंक यू मस्ट नो इट कि ऑक्सीडेशन का मतलब और क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब और क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहेगा, हम लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये ज़्यादा काम का चीज़ है आपका। ऑक्सीडेशन अगर किसी का हो रहा है तो क्या हो रहा है? उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। और रिडक्शन ऑपोजिट कर लेना बच्चा। रिडक्शन का मतलब क्या हो रहा है? कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब वापस आते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड करना, हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर जगह ऑक्सीजन ऐड ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि किसी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो उसका भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए वापस आते हैं। अब बोलते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। मतलब सर बार बार कह रहे हैं, ये जो चैप्टर है ना, ये एक चैप्टर है दैट इज 11 क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन, वहाँ पे बहुत डिटेल में बात करेंगे हम, बट जरूरत पड़ा तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जरा बताइएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे लेकिन खुद का क्या हो जाए? रिडक्शन हो जाए। खुद का रिडक्शन हो जाए, खुद का रिडक्शन हो जाए मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले। बात समझ में आ रहा है यार? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ही क्या होता है? कि दूसरे का इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले। जो जल्दी से दूसरे का इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा वो क्या है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको कह रहे हैं? जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन को जल्दी से छीन ले। अरे दूसरे से क्या करा ले? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दे, दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे, तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे। मतलब कोई एक एटम है, मान लो इसका हमें ऑक्सीडेशन कराना है, तो क्या करना होगा? कोई आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन को छीनेगा और लेके चला जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आया, किसी एटम का क्या कराया? ऑक्सीडेशन कराया, इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया, लेकिन खुद का इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया ना। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो याद रखिएगा, अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनने का कैपेसिटी इन लोगों के पास ज़्यादा है। क्लियर है कि नहीं है? तुरंत दूसरा को क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। आप लोग ये बात भी पढ़े होंगे कि अगर काफ़ी दिन तक आयरन को इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो रोस्ट हो जाता है, कोरोड हो जाता है, रस्ट हो जाता है, सॉरी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन क्या करता है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब वो ऑक्सीजन आयरन का इलेक्ट्रॉन को ले ले करके खुद के पास आ जाता है। इसके वजह से आयरन क्या हो जाता है? आयरन Fe2+ बन जाता है। और ये Fe2+ ऑक्सीजन का 2- के साथ कनेक्ट करके Fe2O3 या कभी कभी Fe2O2 दैट इज FeO ऐसा बना लेता है। समझ में आ रहा है? FeO मतलब आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 मतलब फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, दो होता है ना, Fe2O3 और एक होता है FeO। समझ में आ रहा है? बातें समझ में आ रहा है? तो ये सभी क्या है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है, खुद का रिडक्शन करता है, खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले ये बात बता दें कि हमने लास्ट जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी का बात यहां पर आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे, ध्यान दीजिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ना? ऐसा एनर्जी जिस एनर्जी को हमको एटम को देना पड़ता है, और वो भी कौन सा? आइसोलेटेड गैसियस एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम को वैसा एनर्जी देना पड़ता है। वो एनर्जी देने से क्या होता है? वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी था या आयनाइजेशन पोटेंशियल था, कि ऐसा एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ऑलरेडी चल रहा है, इसी पे बेस्ड कुछ बातें हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरल ट्रेंड, इस बात को ध्यान रखिएगा, जनरल ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। जनरल ट्रेंड का मतलब होता है कि किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इसके बीच में एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट कंसिडरिंग द एक्सेप्शंस ओवर हियर। हम सिंपली ये मान के चलेंगे लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, लेकिन इसके बीच में बार बार कह रहे हैं कि एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट यहां पर जनरल ट्रेंड के हिसाब से बातें चल रही है कि ऑन द बेसिस ऑफ जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन बी प्रिडिक्टेड। तो हमने अभी तक ये बातें पढ़ा, इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी तक पढ़ा, लास्ट लेक्चर में हमने जो है आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा हुआ है। इन दो को अगर एक साथ रखा जाए, इन दोनों को एक साथ रख के हम कुछ और प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहां किया है। क्या? तो चलिए इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आप पहले ये बात बता दीजिए कि लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो ये मार्कर अच्छा से हाईलाइट नहीं हो रहा है। लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है जरा बता फटाक से। सर लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, साइज घटने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाता है। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? वो भी बढ़ता है। आपको मैं याद दिला दूं, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है? बढ़ता है लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? और अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? अरे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है का मतलब समझ में आया कि ज्यादा एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, साइज छोटा हो गया ना। साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करके रखा है, अब उस इलेक्ट्रॉन को तुम निकालना चाह रहे हो तो ज्यादा एनर्जी देके निकालना पड़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है। टॉप टू बॉटम क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है और आयनाइजेशन एनर्जी भी घटता है। यहां पे एक्सेप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल ट्रेंड चला रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है। तो ये बातें हमने रिवाइज कर लिया। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, तो प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी हमने क्या लिया है, ध्यान दीजिएगा, मेटेलिक कैरेक्टर। पूरा पीरियोडिक टेबल जो आप देख पा रहे हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात हो रहा है कि किधर ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर मिलेगा, किधर कम मेटेलिक कैरेक्टर मिलेगा। तो कह रहा है यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर का बात करते हैं तो मेटल का ये प्रॉपर्टी है, मेटल में हम ये देखते हैं हमेशा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है। आपको पता होना चाहिए सोडियम, क्या आपने ये कभी सुना है कि Na प्लस बन गया? यस और नो? यस सर। लेकिन क्या आपने अभी कभी सुना है कि Na माइनस बन गया? नहीं। तो मेटल का ये कैरेक्टर होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को निकालता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए मेटेलिक के नीचे हमने लिखा है यहां पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? और यहां नॉन मेटेलिक के नीचे हमने लिखा है इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। जैसे क्लोरीन, क्या Cl प्लस सुना है कभी? नहीं, Cl माइनस होता है, क्योंकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल का कैरेक्टर यह है कि इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करने पसंद करता है। सिर्फ पसंद नहीं, इसके पीछे कारण आपको भी पता है, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए ये सब कांड चलता है। ठीक है ना? तो जो भी हो, हम कह रहे हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो डिक्रीज करता है, और मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जब चलते हैं तो इंक्रीज करता है। कैसे कह पा रहे हैं हम? हमको पता है ये बात कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर का बात हो रहा है, प्लस होने का बात हो रहा है। मेटेलिक का मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और प्लस होने का जब बात होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात होता है ना, कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बारे में बात होता है। तो आप बताओ जरा, जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि टफ होता जाएगा? टफ होता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? लेफ्ट टू राइट बढ़ता जाता है, मतलब ज्यादा एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इसका मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो किसी एटम से होकर के, किसी एलिमेंट से होकर के इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होता जाता है। तो अगर कोई एटम है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो वो अच्छा मेटल है ना भाई, फटाक से उल्टी कर देता है इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देता है वो अच्छा मेटल है, और अगर कोई दिक्कत से, बहुत दिक्कत से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हो तो कमजोर मेटल कह सकते हैं, या नॉन मेटल कह दीजिएगा आप उसको।
आप सीधा सीधी कह सकते हैं नॉन मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना। तो आप पीरियोडिक टेबल पर ध्यान दे सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम चल रहे होते हैं तो राइट के लेफ्ट के साइड में आपको सभी क्या मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे, और जितना आप राइट जाते जाइएगा सब क्या मिलने लगेंगे, नॉन मेटल्स मिलने लगेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक अच्छा प्रॉपर्टी आप यहां से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को देखते हुए। क्लियर है कि नहीं? तो लेफ्ट टू राइट हमने डिस्कस किया, क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर घट जाता है। जैसे एग्जांपल अगर ले, एक पीरियड का एक कहानी ले लेते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। चलिए ये हमने ले लिया सोडियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। क्लियर है कि नहीं? सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसमें है, अगर आपसे ये सवाल इसमें पूछ लिया जाए तो हम कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज करता है। सबसे अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर सोडियम, फिर मैग्नीशियम और फिर एल्युमिनियम के पास। इलेक्ट्रॉन देने का जो हड़बड़ी है सबसे ज्यादा किसको है, सोडियम को है। उससे कम है हड़बड़ी मैग्नीशियम को, उससे भी कम हड़बड़ी है एल्युमिनियम। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? सिमिलरली जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां सोडियम लिखा हुआ है, अच्छा चलो यहां लिख देते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 एलिमेंट हमने लिखा टॉप टू बॉटम। क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो इन तीनों में सबसे अच्छा मेटल कौन है, पोटेशियम। सबसे अच्छा मेटल कौन है, पोटेशियम, और उससे थोड़ा सा मतलब डाउन कैरेक्टर किसका रहेगा, सोडियम, और उससे भी डाउन कैरेक्टर लिथियम। इसका मतलब सबसे ज़्यादा हड़बड़ी इलेक्ट्रॉन देने का किसको होगा, इन तीनों में से पोटेशियम को। पोटेशियम जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा सोडियम के कंपैरिजन में, सोडियम जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा लिथियम के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये टॉप टू बॉटम वाला मेटेलिक कैरेक्टर का बात है, ये लेफ्ट टू राइट वाला मेटेलिक कैरेक्टर का बात है। बोलिए समझ में आ गया है? अब आगे बात करते हैं, नॉन मेटेलिक में आते हैं, जस्ट इसका रिवर्स। नॉन मेटेलिक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर बात हो रहा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का बात हो रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात हो रहा है। और बोल रहा लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। जितना लेफ्ट के साइड में जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का जो कैपेसिटी होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो कह रहा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब बोले सर सबसे लेफ्ट में तो सबसे राइट में तो, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, सबसे राइट में तो क्या होता है, इनर्ट गैसेस। और अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनर्ट गैसेस का 0 मानते हैं भाई, 0। उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने थोड़ा देर पहले यहां लिखा जनरल ट्रेंड। जो एक्सेप्शंस है उसको यहां कंसीडर मत कीजिएगा, नहीं तो आप सोचिएगा लेफ्ट टू राइट सर पढ़ाए थे ये बात, सर ने ये भी पढ़ा दिया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनर्ट गैसेस का 0 होता है, उसको मत मानिएगा, बाकी सबको देखिए। क्लियर है कि नहीं? तो एक्सेप्शंस को ध्यान मत रखिएगा। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। याद रहेगा? क्लियर है कि नहीं है? चलिए एक एग्जांपल देते हुए इसको खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके तरफ भी आगे बढ़ेंगे हम। जैसे अगर लेफ्ट टू राइट का अगर हम बात करें तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ले लेते हैं। बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। बाबू लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो सबसे अच्छा नॉन मेटल इन तीनों में से कौन होगा, नाइट्रोजन। सबसे अच्छा नॉन मेटल नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन, उससे कम बोरॉन। यहाँ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का चर्चा हो रहा, बार बार कह रहे हैं। यहाँ पे आप जो है ना बीच में बॉर्डर डाल दीजिएगा, इंडिया पाकिस्तान वाला। क्लियर है कि नहीं? इधर मेटेलिक का बात हो रहा है, इधर नॉन मेटल का बात हो रहा है। ये वाला पढ़ते हुए ये एग्जाम्पल मत देख लीजिएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और टॉप टू बॉटम क्या कह रहा है, डिक्रीज करता है। तो मतलब अगर हम इस तरह से ले ले कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये 3 में ले ले तो क्या हो जाएगा कि भाई डिक्रीज कर रहा है। नॉन मेटल सबसे अच्छा कौन, सर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस और फिर आर्सेनिक। क्लियर है कि नहीं? डिक्रीज कर रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम क्या होता है हमने यहाँ डिस्कस किया बाय द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको डिस्कस करना है, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे कि रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर, हम दोनों को रेफर कर सकते हैं। कौन सा दोनों को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों के थ्रू इस बात को समझ सकते हैं। तो अभी चूंकि हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा तो उसी को ले लेते हैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चा अगर किसी का ज़्यादा होता है तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी तो इस बात को हमने समझ भी लिया बढ़िया से। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ किस तरह से रिलेटेड है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे एक ही बात को रेफर कर रहा है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन बढ़ेगा कि घटेगा। अभी पहले ये बताइए कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है कि घटता है। सर बढ़ता है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी बढ़ेगा, दिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा। और आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने का पावर, किसी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने का पावर। तो रिड्यूसिंग नेचर क्या है, खुद से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने का पावर। आपको पता है कि लेफ्ट से जब राइट की तरफ हम चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, मतलब खुद से इलेक्ट्रॉन निकालने का पावर घटता है। इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर भी घटेगा। अरे ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा होगा तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा बताओ, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीज करता है। अगर डिक्रीज करता है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी तो डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज कर रहा होता है तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक बात को पकड़ो, दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा। क्लियर है कि नहीं? बाकी आप डिबेट करने के लिए 5 घंटा एक ही चीज़ पे डिबेट कर सकते हो, लेकिन फ़ायदा कुछ होने जाने वाला है नहीं। बाकी ऑलरेडी हम समझा चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है कि किसी से इलेक्ट्रॉन को निकालना, किसी और से इलेक्ट्रॉन को निकालना, खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। और लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन खुद ऐड करना अच्छा होता है, मतलब बढ़ता जाता है इसका नेचर, तो इंक्रीजिंग है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है लेफ्ट टू राइट, और आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है, मतलब ज़्यादा एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब बहुत तकलीफ से, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी घटता है। अभी थोड़ा देर पहले देखे कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। मेटेलिक कैरेक्टर घटने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ना निकालना। तो जो खुद से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा वो क्या होगा यार, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम होने वाला है धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल। कई जगह इस चीज को लिखा हुआ रहता है एक्टिविटी ऑफ मेटल। याद रखिएगा, दो ऑपोजिट वर्ड है, ऑपोजिट वर्ड है, सेम नहीं है। एक्टिविटी या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी बोल सकते हैं आप। तो यहां अगर कोई स्टेबल है तो कम रिएक्टिव है। समझ में आ रहा कि नहीं? स्टेबल वर्ड का मतलब क्या है, जो रिएक्टिव नहीं है। जो रिएक्टिव है वो स्टेबल नहीं है। तो यहां स्टेबिलिटी का बात कर रहे हैं। अगर यहां पर रिएक्टिविटी आ जाए तो अपोजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल बढ़ता है। क्यों बोल रहा है स्टेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा कम, अगर इलेक्ट्रॉन निकालेगा कम तो रिएक्ट कम करेगा। यार समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रिएक्शन कब हो रहा होता है, या तो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है या तो इलेक्ट्रॉन खुद से निकाल रहा होता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां बोल रहा है मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यहां पे डिक्रीज कर जाएगा। सॉरी क्या बोल रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल है ना, यहां स्टेबिलिटी ऑफ अगर नॉन मेटल लिखा रहे तो यहां डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रहा है? एक काम करते हैं, अगर स्टेबिलिटी के जगह पे हम यहां बॉक्स बना दे रहे हैं, क्या लिखा रहे, रिएक्टिविटी। मतलब मेटल्स जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ चल रहे हैं मेटल देखते हुए, तो रिएक्टिविटी बढ़ रहा होता है कि घट रहा होता है, बढ़ रहा होता है, घट रहा होता है। क्या होता है, घट रहा होता है, डिक्रीज। ब्लैक पेन से लिख रहे हैं मतलब ये रेफर कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? ब्लू पेन से लिख रहे हैं मतलब स्टेबिलिटी बता रहा है। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दो अपोजिट वर्ड्स है। बोल रहा है कि स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। जस्ट टॉप टू बॉटम भी इस चीज को डिवाइड कर लीजिए कि स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ये डिबेट आपको कहां करना पड़ेगा, तो देखिए ध्यान से, फाउंड इन 1A 2A एंड 3A एलिमेंट्स। 1A मतलब एल्कली मेटल्स को देख लीजिएगा, 2A मतलब एल्कली अर्थ मेटल्स को आप देख लीजिएगा, और 3A जो एल्युमिनियम वाला ग्रुप है, दैट इज कौन सा है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वाला को देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है, अगर हम एग्जांपल दें यहां पर, तो अगर 3A वाला एग्जांपल दे, बोरॉन, एल्युमिनियम,
गैलियम, इंडियम, थैलियम। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, रिएक्टिविटी पे बात कर लेते हैं। चलिए, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब सबसे कम रिएक्टिव कौन है, बोरॉन, उससे ज्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव गैलियम। अगर स्टेबिलिटी का बात करें तो ऑपोजिट कर लेना, स्टेबिलिटी का अगर हम बात करें तो डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, बोलो, सबसे ज्यादा स्टेबल बोरॉन, सबसे कम स्टेबल थैलियम, सबसे कम स्टेबल इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आ रहा कि नहीं, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दो ऑपोजिट वर्ड है। बोरॉन इज द आप कह सकते हैं मोस्ट क्या कह सकते हैं, डिक्रीज कर रहा है ना, मोस्ट स्टेबल इन इट्स ग्रुप। अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में, अच्छा लेफ्ट टू राइट भी इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है कि लेफ्ट टू राइट अगर चलेंगे तो जैसे कि यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सभी मेटल्स है। हम कह रहे हैं कि रिएक्टिविटी क्या होगा लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा लेकिन स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, एल्युमिनियम, समझ में आ रहा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, एल्युमिनियम, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम। आपको ही पता है, हाथ में रखने से जल जाता है भाई। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल इन तीनों में से हम कह रहे हैं सोडियम है, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है पूछेगा तो ये है, ऑपोजिट है। बोलो समझ में आ गया है, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी आप अपने हिसाब से जो है इस चीज को बना सकते हैं। तो हम यहां पर एक काम करते हैं, आप लोगों के रेफरेंस के लिए यहां लिख देते हैं बोरॉन को मोस्ट स्टेबल, ठीक है, और यहां एल्युमिनियम को भी लिख देते हैं क्या, मोस्ट स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव। अरे भाई, मोस्ट रिएक्टिव का मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल का बात नहीं कर रहे हैं हम, इन तीनों का सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ उसका बात कर रहे हैं हम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर हमने लिया है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। आपसे एक बेसिक बात पूछ रहे हैं बेसिक नेचर से। क्लास 10 में हमने एसिड बेस सॉल्ट आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कहीं भी। एसिड बेस सॉल्ट में आपने ये बात पढ़ा होगा कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक की बेसिक, बेसिक नेचर का होता है। वेरी गुड, जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर का। तो आप बताइए, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो मेटल तो मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है, तो बेसिक नेचर खत्म हो जाएगा कि मिलेगा, खत्म हो जाएगा। लिख रहा है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। कोई दिक्कत है, क्योंकि आप जब पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो मेटल मिलना बंद हो जाएगा यार, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड ही क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, उधर मेटल ही मिलना बंद हो जाएगा, तो उसका जो बेसिक नेचर है ऑक्साइड का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया। सिमिलरली जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जब चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। अच्छा मेटल कौन, ऐसे बताए थे अभी थोड़ा देर पहले। तो चूंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो उसका ऑक्साइड का जो बेसिक नेचर है वो भी इंक्रीज करता है। अगर आपसे हम बोलें कि आपके पास सोडियम है, सोडियम के नीचे क्या है, पोटेशियम है, सोडियम का ऑक्साइड बनाते हैं Na2O और पोटेशियम का ऑक्साइड बनाते हैं K2O। आपको बोल रहे हैं ये दोनों बेस है, मेटल का ऑक्साइड है मतलब दोनों बेस है, लेकिन कौन अच्छा बेस, तो हम बोलेंगे पोटेशियम का ऑक्साइड जो है वो अच्छा बेस है। क्लियर है कि नहीं। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। तो अच्छा बेस कौन, ये अच्छा बेस, इसके कंपैरिजन में ये अच्छा बेस। समझ में आ गया है। जस्ट इसका ऑपोजिट एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर में आपने ये खोजना कोशिश किया कि मेटल के ऑक्साइड कहाँ है। आपको पता है एसिड कौन होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेस होते हैं, बट नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और नॉन मेटल्स किधर मिलता है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट की राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ मेटल मिलता है, राइट के साइड में नॉन मेटल्स मिलता है। तो राइट के साइड में अगर नॉन मेटल्स मिलता है तो वहां का एसिडिक नेचर बहुत तगड़ा होगा, इंक्रीजेस लिखा हुआ देखिए कि जब हम एसिडिक नेचर का तलाश करते हैं किसी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड का तो राइट साइड में ज्यादा मिलेगा, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है एसिडिक नेचर। बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा लेकिन एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। और उसी तरह से टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज करता है, ऑपोजिट कर लीजिएगा। बोलिए समझ में आया, क्लियर है।
तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ को आप बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के हेल्प से निकाल सकते हैं, और ये सब बातें आपको क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। तो फिर वहाँ पे ये ज़रूरत ना पड़े बोलना का कि भाई थ्योरी बढ़िया से पढ़ लीजिए, सो दैट आप इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कीजिए, इस वीडियो में ख़त्म कीजिए देख करके। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।